नमस्कार दोस्तों, 5 फरवरी 2021 के डेली करंट अफेयर्स बाय न्यूज डिस्कशन में आपका स्वागत है। पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़, फार्म एक्सपोर्ट्स डिफाई ओवरऑल ट्रेंड इन 2020। यहाँ पे इंडिया के जो एक्सपोर्ट हुए हैं ओवरऑल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स और साथ साथ इन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट हुआ है उसके बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स है। देखिए, अप्रैल 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक का जो टाइम पीरियड था उसमें इंडिया के जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हुए हैं, किसी भी देश के दो प्रकार के एक्सपोर्ट्स होते हैं। एक होता है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, एक होता है सर्विस एक्सपोर्ट्स। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में क्या होता है, जितने भी प्रकार का सामान, फिजिकल सामान इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट होता है, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो फिनिश्ड जेम्स एंड ज्वेलरी हो, कुछ भी हो, वो इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है, वो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की कैटेगरी में आएगा। जब सर्विस एक्सपोर्ट होती, सर्विस एक्सपोर्ट मतलब कि अब मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, अभी कल की डेट में मैं यूएसए के किसी बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस देने लगूं, तो वो क्या है, ये एक सर्विस है। ऐसे हमारे इंडिया में बहुत से लोग हैं जो कि बाहर के बच्चों को ऑनलाइन इंटरनेट पे पढ़ाते हैं, मान लीजिए, और उसके लिए उनको पैसा मिलता है बाहर से। तो दिस इज क्या, दिस इज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। उसी प्रकार से हमारी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज हैं, हमारे जो कॉल सेंटर्स हैं जो कि बाहर के देश की कंट्रीज के लिए एज अ कॉल सेंटर काम करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंग्लैंड में या यूएसए की कोई फोन कंपनी है या वॉशिंग मशीन की कंपनी है, उसकी कस्टमर केयर सर्विसेज इंडिया में है, तो ये इंडिया के लोग कॉल सेंटर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सर्विस एक्सपोर्ट हो रहा है और उसके लिए वो कंट्रीज हमें पैसा पेमेंट करती हैं। तो ये होता है सर्विस एक्सपोर्ट्स। यहाँ पे सर्विस एक्सपोर्ट्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की बात हो रही है। जो फिजिकल टेंजिबल गुड्स हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं उसकी बात हो रही है। तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स अप्रैल 2020 और दिसंबर 2020, इस पीरियड को अगर आप देखो, और अप्रैल 2019 से लेके दिसंबर 2019, तो अप्रैल 2019 से लेके दिसंबर 2019 में जो फिगर था और अप्रैल 2020 से लेके दिसंबर 2020 में जो फिगर आया, ये अप्रैल टू दिसंबर 2020 वाला जो फिगर था ना मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स का, ये अप्रैल टू दिसंबर 2019 वाले फिगर से 15.5% कम था। वहीं पे जो इन पीरियड्स में फार्म एक्सपोर्ट्स हुए हैं वो 9.8% बढ़े हैं। तो भैया अप्रैल से दिसंबर 2020 में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का जो एक्सपोर्ट है हमारे देश से, वो पिछले अप्रैल टू दिसंबर 2019 के रिस्पेक्ट में कितना बढ़ा, 9.8% बढ़ा। ठीक है, अगर आप एग्जैक्ट फिगर्स की बात करिए तो अगर आप देखो सारे गुड्स का एक्सपोर्ट कितना है, ऑल गुड्स यानी कि जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स है वो कितना था अप्रैल टू दिसंबर 2020 में, तो भाई अप्रैल टू दिसंबर 2019 में था $238.27 बिलियन और अप्रैल टू दिसंबर 2020 में आ गया $201.30 बिलियन, 15% की घटत। और वहीं पे अगर आप एग्री कमोडिटीज की बात करो, फार्म एक्सपोर्ट्स की बात करो, तो फार्म एक्सपोर्ट्स अप्रैल टू दिसंबर 2019 में थे $26.34 बिलियन और अप्रैल टू दिसंबर 2020 में कितने हो गए, $28.91 बिलियन, 9.8% की ग्रोथ। तो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ देखने को मिली है और टोटल गुड्स के एक्सपोर्ट में 15.5% का घाटा हमको देखने को मिला है। उसके साथ साथ आप देखिए जो इंपोर्ट्स हैं चीजों के वो 5.5% घटे हैं। तो यहां पे क्या लिखा, विद इंपोर्ट साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्टिंग 5.5%, एग्रीकल्चर ट्रेड सरप्लसेस, यानी कि इस पीरियड में फार्म प्रोडक्ट्स की जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, कुछ ऐसे भी फार्म प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हम लोग बाहर से अपने देश के अंदर इंपोर्ट करते हैं, वो 5.5% घटे हैं। तो ओवर 9.8% का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट बढ़ा है और 5.5% का इंपोर्ट घटा है। तो उसके चलते जो ट्रेड सरप्लस है किसमें, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, एग्रीकल्चरल ट्रेड में जो ट्रेड सरप्लस है इंडिया का, वो कितना पहुंच गया है, $13.07 बिलियन फॉर द पीरियड अप्रैल टू दिसंबर 2020। और ये ट्रेड सरप्लस, एग्रीकल्चरल ट्रेड सरप्लस अप्रैल टू दिसंबर 2019 में कितना था, $9.57 बिलियन। तो अप्रैल टू दिसंबर 2019 में ही एग्रीकल्चर फील्ड में हम लोग एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे थे, इंपोर्ट कम कर रहे थे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से $9.57 बिलियन ज्यादा थे। अप्रैल टू दिसंबर 2020 में हमारे जो एक्सपोर्ट है वो एग्रीकल्चर फील्ड में इंपोर्ट से $13.07 बिलियन ज्यादा है। ठीक है, ये जो हमारे एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं वो इसलिए बढ़े हैं क्योंकि जो वर्ल्ड की फूड प्राइसेस हैं वो कहीं ना कहीं स्टेबलाइज हुई हैं। अगर आप देखो तो यूनाइटेड नेशंस का ये जो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, ये फूड प्राइस इंडेक्स को इशू करता है। ये जो फूड प्राइस इंडेक्स था, अगर आप बात करो तो जनवरी के महीने के लिए था ये आपका 113.3 पॉइंट्स। इसका बेस ईयर है 2014-16 जब 100 था बेसिक, उस 100 के रिस्पेक्ट में जनवरी 2021 में ये 113.3 पॉइंट्स पे आ चुका है। इससे पहले सबसे हाई कब था, जुलाई 2014 में, जब 116.4 था ये फूड इंडेक्स।
तो मई 2020 से लेकर जनवरी 2021 के बीच में ये फूड प्राइस इंडेक्स, जो कि दुनिया भर के जो इंटरनेशनल प्राइसेस है फूड के, उनके बारे में एक बेसिक जानकारी देता है। इसके बारे में मैंने अलग से वीडियोस बनाई हैं, अगर आप रेगुलरली मेरे करंट अफेयर सेक्शंस को और इश्यूज इन न्यूज़ के प्लेलिस्ट को खंगाल रहे हो। वहां पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो फूड प्राइस इंडेक्स है ये भाई आपका मई 2020 में बहुत कम था, 48 मंथ लो था, और ये जनवरी 2021 तक 78 मंथ हाई पे आ गया है। तो इंटरनेशनल फूड प्राइसेस बढ़ गई, जिसके चलते इंडिया से जो फूड एक्सपोर्ट होता है वो भी बढ़ गया है। होता ये है कि देखिए, इंडिया का जो फूड एक्सपोर्ट्स है बहुत ज़्यादा नॉर्मल केसेस में क्यों नहीं होते, इसलिए नहीं होते जो कि इंडिया के कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो अर्जेंटीना, ब्राज़ील, यूक्रेन, थाईलैंड और वियतनाम जैसी कंट्रीज भी बहुत सारा फूड प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती हैं। बट इस साल इन कंट्रीज में ड्राई वेदर कंडीशंस देखी गई, तो इनका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ नहीं। अब चूंकि इनका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ नहीं, तो उसके चलते इनकी फूड प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी उतनी थी नहीं। इंडिया के फूड प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी थी, तो इंडिया ने भर भर के एक्सपोर्ट किए। फिर रशिया में और अर्जेंटीना के डोमेस्टिक मार्केट्स में फूड प्रोडक्ट्स के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। अब चूंकि वहाँ पे फूड प्रोडक्ट्स के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो लोगों के पास खाने की कमी ना रहे, इसलिए इन देश की सरकारों ने जो डोमेस्टिक टैक्सेस लगाए जाते थे इंपोर्ट पे फूड प्रोडक्ट्स के, वो कम कर दिए। तो इंडिया से इन कंट्रीज में भी फूड का एक्सपोर्ट शुरू हो गया। चाइनीज स्टॉक पाइलिंग हुई है। वैसे चाइनीज इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत आगे हैं, बट फूड प्रोडक्ट्स पर उतना ध्यान नहीं देते हैं चाइना वाले। इस बार चाइना को लगा कि भाई इंटरनेशनल अनसर्टेनिटी है, तो कहीं ना कहीं हमको फूड प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करना है, तो चाइना ने बहुत सारा फूड प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करना शुरू किया। तो इंडिया से बहुत सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को चाइना में एक्सपोर्ट किया गया है। समझ गया बात को। प्लस कहीं ना कहीं कोविड-19 के बाद इकोनॉमी, लॉकडाउन खुल रही है, इकोनॉमीज अनलॉक हो रही है। इकोनॉमीज अनलॉक होने के साथ साथ डिमांड बढ़ रही है, लेकिन डिमांड के साथ साथ सप्लाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रही है। सप्लाई चेन्स टूट गई हैं। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज में जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के, आप कह सकते हो जो मीन्स थे, वो भी टूट गए। बट इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उसी रेट पे हुआ है। ठीक है ना, इनफैक्ट हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ा है। तो एकदम से इंडिया से जो चीजें एक्सपोर्ट होती थी वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गई। तो नॉन बासमती शुगर, ऑयल सीड शुगर, मील्स, आपका कॉटन, व्हीट, ये सब चीजें, सीरियल्स जिसमें मेज आता है, ये सब चीजें इंडिया के जो दाम थे वो बहुत कॉम्पिटिटिव हो गए इंटरनेशनल मार्केट में, और बहुत तेजी से हमारे देश के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ गया। जनरल स्टडीज पेपर 3 में मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे देश का एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा हो गया। इसका मतलब ये है कि बाहर के देश के जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं टूट रहे हैं। जब वो बाउंस बैक करेंगे तो हो सकता है हमें प्रॉब्लम हो। अभी के लिए हमारे जो एग्रीकल्चर फील्ड में एक्सपोर्टर्स हैं उनके मजे लगे हुए हैं दबा के एक्सपोर्ट हो रहा है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का। आगे बात करते हैं। NCPCR आइडेंटिफाइज 50 रिलीजियस प्लेसेस टू कॉम्बैट चाइल्ड लेबर बैगिंग। वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया हो, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बिल्कुल कर दीजिए। मुझे हेल्प करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर ही बन सकते हैं। ऑलमोस्ट पूरा का पूरा सिलेबस, करंट अफेयर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो आप ज्वाइन बटन दबा सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपकी जेन्युइन डॉट से जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इन लेक्चर्स की PDF मिल जाएगी। ज्वाइन बटन का, इंस्टाग्राम का और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए, हमारे देश की जो एपेक्स चाइल्ड राइट बॉडी है NCPCR, जिसको आप बोलते हो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने 50 रिलीजियस प्लेसेस को आइडेंटिफाई किया है। इसमें ताजमहल इन आगरा, राम जन्मभूमि इन अयोध्या, बोध गया इन बिहार, खजुराहो, हाजी अली दरगाह, कुंभ मेला, ऋषिकेश, पुरी जगन्नाथ टेम्पल, ये कुछ ऐसे 50 रिलीजियस प्लेसेस आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां पे बहुत ज्यादा खुलेआम चाइल्ड लेबर हो रहा है। खुलेआम यहाँ पे बच्चों का भीख मांगना, ठीक है ना, लेडीज बच्चों में एक बेहोश, मतलब लेडीज के हाथों में एक बेहोश सा बच्चा पड़ा आपको नजर आएगा, वो बच्चा हमेशा बेहोश ही दिखता है। इस तरीके की बहुत से सीन्स आपको इंडिया के ट्रैफिक सिग्नल पे भी दिख जाते हैं। ओके, तो इस तरीके की जो बैगिंग की हरकतें हैं, जहां पे सीधे सीधे ट्रैफिकिंग, सीधे सीधे चाइल्ड लेबर, सीधे सीधे चाइल्ड राइट्स का वॉयलेशन नजर आता है, उसके खिलाफ एक मुहिम छेड़ने की बात की है किसने? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने। यहाँ पे NCPCR एक कोलैबोरेटिव मैनर में मल्टी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करेगा। तो चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर्स, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स, NGOs के रिप्रेजेंटेटिव्स, रिलीजियस ट्रस्ट्स और गुड्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मिलकर काम करेंगे, और कहीं ना कहीं जो चाइल्ड राइट वॉयलेशंस हो रहे हैं ओपनली, इनको रोकने की कोशिश की जाएगी इन 50 रिलीजियस प्लेसेस पे। ठीक है भाई, ये बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन है ही, और कहीं ना कहीं इन रिलीजियस प्लेसेस पे बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं बाहर के देशों के। तो इंडिया की जो इमेज है ना दुनिया में, वो बहुत खराब होती है।
इंडिया दुनिया का लीडर तब तक कैसे बन सकता है जब तक हम अपने देश के बच्चों के राइट्स ही ना बचा पाए। इसलिए कहीं ना कहीं इन सब चीजों को रोकना बहुत जरूरी है, और इन चीजों को रोकने के लिए इन अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स के ऊपर क्रैकडाउन करना तो जरूरी है ही है। कहीं ना कहीं आपको फैमिलीज को सपोर्ट देना होगा। देखिए, ये बात तो एकदम तय है कि नॉन कॉम्प्लियंस हो रहा है चाइल्ड राइट्स लेजिस्लेशन का। कहीं ना कहीं जो बच्चों को बचाने के लिए नियम कानून बनाए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा, राज्यों के द्वारा, उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है। जो फैमिलीज हैं उनको केंद्र सरकार और राज्य की सरकार द्वारा दिए गए चाइल्ड बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइज्ड नेक्सस चल रहे हैं जो कि इस प्रकार की एक्टिविटीज को करके पैसा कमा रहे हैं। तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जो डिप्राइव्ड और जो वल्नरेबल फैमिलीज हैं, जिनके बच्चे ऐसी जगहों पर फंस जाते हैं, इन डिप्राइव्ड और वल्नरेबल फैमिलीज को केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जितनी भी बेनिफिट वाली स्कीमें हैं वो मिलनी चाहिए। कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज नेक्सस जो कि चाइल्ड बैगिंग, चाइल्ड लेबर ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है, इनको पकड़ में जेल में डालना है तो पकड़ के जेल में भी डालना है इनको। साथ साथ जो गरीब माँ बाप हैं, जो गरीब फैमिलीज हैं, जिनके बच्चे इस तरीके की चीजों में फंस जाते हैं, उनको भी एट द सेम टाइम सपोर्ट देना है कि भाई वो अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए ज्यादा, ना कि इन सब चीजों में लगा दें। ओके, इस कैंपेन में न्यू इंडिया जंक्शन भी इन्वॉल्व होगा, आई कैन भी इन्वॉल्व होगा, ठीक है। बहुत सारे एनजीओ इन्वॉल्व होने वाले हैं। यहाँ पे एनसीपीसीआर के बारे में जानकारी ले लेते हैं। एपेक्स बॉडी है ये, किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। चाइल्ड राइट्स को इंडिया में बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। 2007 में इसको बनाया गया था। हेडक्वार्टर है इसके दिल्ली में। जनरल स्टडीज पेपर 2 में वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन बाय सेंटर एंड स्टेट्स में ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। आगे बात करते हैं यूनिफाइड वेब पोर्टल फॉर टू मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑफ गोबर्धन लॉन्च। गोबर्धन मतलब जो हमारे जानवरों का गोबर होता है, गाय का, भैंस का, बकरियों का, ठीक है। कहीं ना कहीं ये सॉलिड वेस्ट है। क्या इस सॉलिड वेस्ट का कोई अच्छे तरीके से प्रयोग किया जा सकता है? वैसे तो सॉलिड वेस्ट अभी पॉटी तो बेकार ही होगी ना, लेकिन कहीं ना कहीं इस गोबर्धन को भी सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए कुछ यहाँ पे आप कह सकते हो कि आउटलाइन बनाई जा रही है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर जल शक्ति रतनलाल कटारिया, पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर गिरिराज सिंह, इन्होंने मिलकर यूनिफाइड वेट पोर्टल लॉन्च किया है जो कि मॉनिटर करेगा प्रोग्रेस ऑफ गोवर्धन एक्टिविटीज इन इंडिया। मिनिस्टर्स के नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है, जो छोटे मोटे टाइप के एग्जाम होते हैं, छोटा मोटा तो देखिए सॉरी कोई एग्जाम नहीं होता है, आप कह लीजिए यूपीएससी से जो थोड़े आसान एग्जाम होते हैं उनमें पूछा जा सकता है कि भाई ये कौन मिनिस्टर, इस मिनिस्ट्री के कौन मिनिस्टर है। इसके लिए तो भैया जल शक्ति मिनिस्ट्री कौन मिनिस्टर है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत। एक रीडिंग मार लेंगे तो आपको याद रहेगा। तो अब स्वच्छ भारत मिशन के फेज 2 में ये जो गोबर्धन एक्टिविटीज है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप बोलते हो ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारे देश को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है। अभी इंसानों को तो सिखा सकते हो कि भाई आप टॉयलेट में जाके टॉयलेट कर लो, लेकिन आप गाय भैंसों को तो नहीं सिखा सकते ना भाई कि तुम टॉयलेट में जाके टॉयलेट करो। तो इन गाय भैंसों का जो गोबर होता है उसको आप प्रॉपर तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट करके फर्टिलाइजर में बदल दीजिए, मेन्योर में बदल दीजिए, या उनको प्रॉपर तरीके से आप डिस्पोज कर लो। मैनेजिंग द कैटल डंग, मैनेजिंग अदर ऑर्गेनिक वेस्ट, ये टारगेट है इस गोवर्धन स्कीम का। और अगर इस आप कैटल डंग को प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हो तो इससे कुछ ऐसे कंस्टिट्यूएंट्स बनाए जा सकते हैं जिनको बेच के जो फार्मर्स हैं वो अर्न कर सकते हैं। रॉ फॉर्म में गोबर की कोई वैल्यू नहीं है, बट उस गोबर को अगर आप प्रोसेस करके मैन्योर में बदल दो तो वो किसानों के काम आ सकता है। कुछ और हल्के फुल्के चेंजेस कर दो तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में इनपुट की प्रकार यूज हो सकता है। तो ये है गोवर्धन स्कीम का ऑब्जेक्टिव। गोवर्धन स्कीम मतलब कि जो कैटल डंग है जो कि रॉ फॉर्म में किसी काम का नहीं होता उसको यूजेबल फॉर्म में बदलना है, चाहे मैन्योर में बदलिए, चाहे किसी इंडस्ट्री के लिए एज एन इनपुट आप उसको बदलिए। उसके लिए अलग अलग छोटे मोटे तौर पे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस लगते हैं, इंडस्ट्रियल मशीनरी लगेगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का प्रमोशन मिलेगा, और ये सब किसके थ्रू किया जाएगा? गोवर्धन स्कीम के थ्रू। ये गोवर्धन स्कीम लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के द्वारा। फुल फॉर्म क्या है गोवर्धन का? गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन स्कीम। किसका पार्ट है? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का पार्ट है। क्या काम है इसका? विलेजेस को साफ रखना, रूरल हाउस होल्ड्स की इनकम को बढ़ाना, कैटल वेस्ट से एनर्जी जनरेट करना। जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज, काली वेली वेटलैंड्स हमारे देश के ईस्टर्न कोस्ट में है ये, ठीक है भाई। यहाँ पे
एक आप कह सकते हो कि वेटलैंड को, काली वैली वेटलैंड को बर्ड सेंचुरी में बदलने की बात की जा रही है। काली वैली वेटलैंड्स को बहुत लंबे समय से जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो कंजर्व करना चाहता, प्रिजर्व करना चाहता। काली वैली वेटलैंड्स आप कह सकते हो सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है साउथ इंडिया में, पुलिकट लेक के बाद। साउथ इंडिया में सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर लेक है पुलिकट लेक। सेकंड नंबर पे कौन सी आती है? काली वैली वेटलैंड। अगर यहाँ पे आप देखिए तो हमारा जो ईस्टर्न एज है, यहाँ पे आपको छोटा सा काली वैली लेक नजर आ रही है, उप्पुकली क्रीक के पास है ये, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस काली वैली वेटलैंड को जो विलुपुरम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं बर्ड सेंचुरी में बदलना चाहती है। इसलिए पहला जो डिक्लेरेशन है वो विलुपुरम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने निकाला है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर, ताकि इस काली वैली वेटलैंड को बर्ड सेंचुरी में बदला जा सके। ठीक है भाई। कहीं ना कहीं जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटल ऑफिशियल्स हैं, कंजर्वेशनिस्ट हैं, उनका मानना है कि जो काली वैली वेटलैंड्स है भाई, यहाँ पे बहुत डाइवर्स फ्लोरा और बहुत डाइवर्स फ्लोना पाया जाता है, बर्ड्स तो बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट अप्रूवल दे देती है तो इस काली वैली वेटलैंड्स को बर्ड सेंचुरी में बदला जा सकता है। स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल से पहले यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसने डिक्लेरेशन इशू किया है कि इस काली वैली वेटलैंड्स को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर बर्ड सेंचुरी का दर्जा दिया जाए। लेकिन ये दर्जे के ऊपर फाइनल अप्रूवल देना स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंदर आता है। देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर अप्रूवल देती है या नहीं देती है। अगर बात की जाए तो ये जो काली वैली वेटलैंड्स है ये आपका काली वैली लेक के पास है, मराकनम नाम की एक जगह है। 670 स्क्वायर किलोमीटर का इनका कैचमेंट इलाका है, ठीक है ना। और कोरोमंडल कोस्ट पे पुलिकट लेक के बाद जो सबसे बड़ा वेटलैंड है वो आप कह सकते हो काली वैली वेटलैंड है। बे ऑफ बंगाल से कनेक्टेड है थ्रू उप्पुकली क्रीक एंड द इदायनथु सेंचुरी। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पे माइग्रेटरी बर्ड्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉपेज पॉइंट है ये काली वैली वेटलैंड। ठीक है। 2004 का एक असेसमेंट हुआ था ऑफ द इंडियन बर्ड कंजर्वेशन नेटवर्क एंड बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। काली वैली सपोर्ट्स मोर देन 20,000 बर्ड्स एवरी ईयर। तो काली वैली पे हर साल 20,000 बर्ड्स आके रुकती हैं। फीडिंग ग्राउंड है ये। लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेट्स ऑफ कोल्ड सब आर्कटिक रीजन सेंट्रल एशिया से जो बर्ड्स आ रही होती हैं, जैसे कि ब्लैक टेल्ड गॉडवेट्स, यूरेशियन कर्फ्यू, व्हाइट स्टॉर्क, रफ एंड डबलिन, ये सब यहाँ पे रुकती है। ये इंडिया है, इसके ऊपर आप जाएंगे चाइना है, इसके ऊपर रशिया है, यहाँ पे बीच में बहुत बड़ा इलाका है साइबेरिया। यहाँ से उड़ती हुई बर्ड्स यहाँ से पास होते जाती है। वो इंडिया से बहुत जगहों से पास होती हुई जाती है, ठीक है। एक जगह ये काली वैली वेटलैंड्स भी है, तो यहाँ पे भी हर साल 20,000 बर्ड्स आके रुकती हैं, अलग अलग स्पेशीज की। चूंकि गर्म इलाका है तो ये बर्ड्स ठंडियों के समय पे वहां से निकल के इस जगह पे रुक के फीडिंग वगैरह करती, खाना ना खाती, पानी नहीं पीती और आगे बढ़ जाती हैं। जनरल स्टडीज पेपर 3 में बायोडाइवर्सिटी और एनवायरनमेंट में और कंजर्वेशन में ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है और आखिरी न्यूज आती है, बाइडेन टू एंड सपोर्ट फॉर सऊदी लेड ऑफेंसिव ऑपरेशंस इन यमन। सबसे पहले तो यमन की लोकेशन देखिए, ये आपको दिख रहा है यमन। यमन कौन कौन सी दो कंट्रीज के साथ बॉर्डर बनाता है? नॉर्थ में आपको दिख रही सऊदी अरेबिया, ईस्ट में दिख रही ओमान। इसके साउथ में दिख रहा है आपको गल्फ ऑफ एडन जो कि कनेक्टेड है अरेबियन सी से। और अरेबियन सी किसका पार्ट है? इंडियन ओशन का। आपसे एक छोटा सा सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल। ये आपको दिख रहा है एरिट्रिया, ये दिख रहा है डिजिबूती, ये दिख रहा है यहाँ पे सोमालिया। ये जो पूरा का पूरा रीजन है ये काफी ज्यादा न्यूज में रहा है, क्योंकि एरिट्रिया के जस्ट इधर है इथोपिया, और यहाँ पे टिग्रे पीपल का एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो एजिटेशन चल रहा है। तो ये पूरा का पूरा नेबरहुड इस समय पे बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। ये जो स्ट्रेट है पानी की, इस पानी की स्ट्रेट को क्या बोलते हैं? कई बार मैंने आपके साथ इसको करंट अफेयर्स में और अलग अलग ज्योग्राफी की वीडियोस में डिस्कस किया। बहुत ही आसान सवाल है, इसको नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। अब देखिए सऊदी अरेबिया और ये जो पूरा का पूरा इलाका है वेस्ट एशिया वाला, ये काफी आप कह सकते हो डिस्टर्ब्ड इलाका है। यहाँ पे प्रॉक्सी वॉर्स चलते रहते हैं, यानी सऊदी अरेबिया और ईरान आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन वो सीधे सीधे आपस में नहीं लड़ रहे हैं। वो कुछ ऐसे ग्रुप्स के थ्रू आपस में लड़ रहे हैं। उन ग्रुप्स को ईरान बैकएंड में सपोर्ट दे रहा है, कुछ ग्रुप्स को सऊदी अरेबिया बैकएंड में सपोर्ट दे रहा है, और वो ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे सऊदी अरेबिया की जो मिलिट्री है वो यमन में हाउदी रेबल्स के अगेंस्ट एक फ्रंट खोले हुए है, और कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया के ऊपर भी बहुत प्रकार के अटैक होते हैं। तो सऊदी अरेबिया के ऊपर मिसाइल अटैक्स होते हैं, ड्रोन अटैक्स होते हैं। कौन अटैक करवाता है? ये ईरान कराता है बैक एंड से। तो यहाँ पे जो बाइडन ने ये बोला है कि ये जो सऊदी लेड मिलिट्री ऑफेंसिव हो रहा है ना यमन में, इसको अमेरिका सपोर्ट नहीं करेगा। यमन में जो सिविल वॉर छिड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं एक माइल्ड फॉर्म में अभी भी चल रहा है, इसको यूएसए अभी सपोर्ट नहीं करेगा। तो भाई
ये जो डोनाल्ड ट्रम्प ओपन एंड सपोर्ट दिए हुए थे सऊदी अरेबिया को कि यमन में भाई हाउदी रेबल्स को मारो, इसको यूएसए सपोर्ट नहीं करेगा। बट एट द सेम टाइम यूएसए ये भी बोल रहा है कि सऊदी अरेबिया के ऊपर जो अटैक्स होते हैं उस अटैक को डिफेंड करने में यूएसए सऊदी अरेबिया की मदद करेगा। सऊदी अरेबिया की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बचाने के लिए यूएसए मदद करेगा। ये बात यहाँ बताई जा रही है। यमन में अलकायदा नाम का एक ग्रुप ऑपरेट करता है, या फिर कह लीजिए कि अलकायदा की जो ब्रांच है यमन में उसको बैकएंड से सपोर्ट देता है ईरान, और ये रेगुलरली सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक करते रहते हैं। तो इन अटैक से सऊदी अरेबिया को बचाने के लिए यूएसए मदद करेगा। लेकिन जो न्यूसेंस सऊदी अरेबिया फैला रहा है यमन के अंदर, उसको यूएसए बैकएंड में सपोर्ट नहीं देगा। कुल मिला के यहाँ पे जो पावर सेंटर है वो शिफ्ट हो रहे हैं। पहले पावर सेंटर कैसा था कि ईरान को बिल्कुल सेग्रीगेट कर दिया था डोनाल्ड ट्रम्प ने, और सऊदी अरेबिया को, यूएई को और इजराइल को बैक कर रहा था यूएसए। बाइडेन के आने के साथ साथ ईरान को पूरी तरीके से साइडलाइन करने वाली जो स्ट्रैटेजी है, इसको जो बाइडेन ने छोड़ दिया। जो बाइडेन एक बैलेंस बैठाना चाहते हैं इस वेस्ट एशिया के रीजन में, जहां पे ईरान और सऊदी अरेबिया दोनों के साथ यूएस के रिश्ते थोड़े अच्छे किए जा सके, ये कोशिश है बाइडेन की। बाइडेन अपनी कोशिश में किस हद तक सक्सेसफुल होते हैं ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। तो ये है जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में ये पर्टिकुलर चीज आपको काम आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो में सीखने को जरूर मिला होगा। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।